बच्चों, आज हम फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट करेंगे, जो कि हम लास्ट क्लास पढ़ चुके हैं। उसमें हमने मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर के बारे में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी वजह से हमें मतलब हम एनवायरनमेंट को मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट कहते हैं। क्या क्या स्टडीज़ हैं जिनके थ्रू हम इनको स्टडी करने के बाद इनको मल्टी डिसिप्लिनरी बोल रहे हैं। तो बेसिकली आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा है ऑब्जेक्टिव, कि हम एनवायरनमेंट स्टडीज़ क्यों पढ़ रहे हैं। देखो, वो बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट स्टडीज़ क्यों पढ़ा जा रहा है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या नीड हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है टू स्टडी द एनवायरनमेंट सब्जेक्ट। तो बेसिकली आपको सबको पता है कि एक बहुत इम्पोर्टेंट अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो एनवायरनमेंट की डेली अनकाउंटर हो रही हैं। आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, मैगजीन्स में देखते हो, वेरियस अदर जितने भी आर्टिकल्स हैं आते हैं न्यूज़पेपर में, उनमें देखते हो जैसे एसिड रेन है, ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, रेन पानी की कमी है। आजकल देखो आप, वाटर जो है वो कंजर्वेशन की बहुत नीड है, क्योंकि वाटर जो है वो स्केर्स होता जा रहा है, पोल्यूटेड होता जा रहा है। तो जो रिवर्स हैं उनकी पोल्यूशन की है। तो बहुत सारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, देयर आर मैनी अदर प्रॉब्लम्स थ्रू विच उनको हम एनकाउंटर करने के लिए, पहले उन्हें अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एनवायरनमेंट पढ़ना है। तो अवेयरनेस सबसे पहले, क्रिएटिंग द अवेयरनेस। दूसरा हमारा बेटा क्या है, बेसिक नॉलेज। हम अगर हमें एनवायरनमेंट स्टडीज़ की नॉलेज होगी तभी तो हम पता लगा सकेंगे ना कि एनवायरनमेंट है क्या, और उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनको हम कैसे डील कर सकते हैं, उन प्रॉब्लम्स को कैसे हम डील करेंगे। ठीक है ना बेटा। उसके बाद एक एटीट्यूड डेवलप करना, कि कैसे हम वो एटीट्यूड डेवलप करें एनवायरनमेंट लोगों के अंदर। जैसे गाँव में, सिटीज़ में लोगों की आदत है इंडिया के अंदर कि खाएंगे, चॉकलेट खाई या टॉफ़ी खाई या कोई भी आपने ईटेबल लिया, आफ्टर टेकिंग दैट ईटेबल आप क्या करते हो, आप उसको जो उसको उसका रैपर है या जो उसका पॉली बैग है उसको आप कहाँ करते हो, डस्टबिन में नहीं डालते। तो एक ये एटीट्यूड है, इंडिया में नहीं है। अगर आप बाहर जाओ, फॉरेन में जाओ, तो देयर इज़ अ गुड एटीट्यूड अबाउट द एनवायरनमेंट, कि वो हर चीज़ क्या होते हैं कि उनकी गवर्नमेंट के रूल्स कह लो या उनका खुद का एटीट्यूड कह लो, कि वो सड़क पे कुछ नहीं फेंकेंगे, रोड साइड पे आपको ना वहाँ पे कुछ मिलेगा। पर इंडियंस के माइंड में एक सेट है कि हाँ, हमने कुछ भी खाया तो हमने वहाँ फेंकना है। अगर हम कुछ बाज़ार से लेने जाएंगे तो हम खाली आ जाएंगे, हम बिना मतलब अपने घर से कोई कॉटन बैग या जूट बैग या कोई भी हम अपने घर से कुछ कैरी करके नहीं ले जाएंगे। तो वहाँ पे एक ऐसी हैबिट होनी चाहिए कि हमें कुछ लेके जाएं। तो एटीट्यूड ज़रूर होना चाहिए एनवायरनमेंट का। सॉलिड वेस्ट ना डेवलप हो, या हमारी अदर एक्टिविटीज़ में हमारी ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए कि पोल्यूशन ना हो। हम जैसे कि अब जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो लोगों को सर्दियों में क्या होता है कि भैया आग सेकनी है, चूल्हे की रोटी खानी है। तो मतलब उस तरीके से जो एटीट्यूड है वो हमारा गलत है। वो एटीट्यूड क्या कर रहा है, वो पोल्यूशन बढ़ा रहा है, वो एनवायरनमेंट को अनसेफ कर रहा है। एनवायरनमेंट की जो हम कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट की जो हम एग्जिस्टेंस है उसमें हमें ख़त्म करने के लिए हम अपना काम कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरीके से अपना एटीट्यूड को चेंज करें। फिर उसके बाद मोटिवेशन होना चाहिए, जो तो स्टूडेंट्स हैं उनको मोटिवेट करें। कैसे उनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है या एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है या जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट है, जो भी अदर एक्ट्स हैं उनकी नॉलेज देकर, उनके बारे में बताकर, उनकी प्रोटेक्शन करके, ताकि वो इम्प्रूवमेंट में हेल्प कर सकें और उसको डिटेरोरेट ना कर सकें। जैसे नॉइज़ पोल्यूशन एक्ट है, ठीक है बेटा, या अदर एक्ट्स हैं जिनमें जो हम एनवायरनमेंट को कंजर्व कर सकते हैं। सॉइल पोल्यूशन कंट्रोल प्रिवेंशन एक्ट है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जिनमें हम कर सकते हैं। तो अगर हम एनवायरनमेंट स्टडीज़ पढ़ा रहे हैं तो उससे बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं। अब इसमें दो तरह के बच्चों को मोटिवेट किया जा रहा है बाय गवर्नमेंट। एक तो बेटा है हमारा जो अंडर ग्रेजुएट क्लासेस हैं उनके बच्चों को। तो कोई भी आपका स्ट्रीम है उसकी, कोई भी आप अंडर ग्रेजुएट क्लास कर रहे हैं, चाहे वो ऑनर्स है, चाहे वो पास कोर्स है, चाहे वो किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आपको ये यूजी क्लास में पढ़ना ज़रूरी है। उसी के साथ जो छोटे बच्चे हैं वो भी अपनी ज़िद बनवा लेते हैं, तो छोटे बच्चों को भी अप टू द क्लास फिफ्थ, फर्स्ट टू फिफ्थ जो है, ये भी ईवीएस जो है वो कंपलसरी है। तो वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि भी इस तरीके से एनवायरनमेंट को पढ़ाया जा रहा है। उसी तरीके से कुछ यूनिवर्सिटीज़ में भी आप देखो पीजी के कोर्सेज हैं, एमएससी हैं, या नेट हो रहा है, या पीजी डिप्लोमा हो रहे हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में, एनवायरनमेंट स्टडीज़ में। तो वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हमें स्किल्स को एक्वायर करने के लिए भी हम इसको पढ़ रहे हैं, और बच्चे नौकरियां ले रहे हैं इसके अंदर, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर, क्योंकि इसकी रिक्रूटमेंट निकल रही। तो मतलब इस तरीके से बहुत सारे लोगों को हम एनवायरनमेंट स्टडीज़ पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? पोल्यूशन कंट्रोल के लिए, वाइल्ड लाइफ कंट्रोल के लिए, अपने सराउंडिंग्स को जानने के लिए, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन करने के लिए, एनवायरनमेंट को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए, डिजीज़ से लड़ने के लिए, या जो भी हमारी आइडेंटिफिकेशन है जॉब्स के लिए। आजकल तो पीएचडी भी होती है, रिसर्च एक्टिविटीज़ भी हमारी एनवायरनमेंट में होती है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें और प्रॉब्लम सॉल्यूशन के अंदर
मिटिगेशन के अंदर, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के अंदर। तो ये सारी जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है स्कोप। व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ स्टडिंग एनवायरनमेंट स्टडीज़? हमारे को स्कोप क्या है, किस चीज़ का हमें स्कोप होना चाहिए? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बेटा एनवायरनमेंट एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हर सब्जेक्ट इसको मतलब डील करते हैं। तो एक ब्रॉड हो गया ना, हर एक डिसिप्लिन का बच्चा इसको पढ़ रहा है, हर एक डिसिप्लिन इसको समझ रहा है। एनवायरनमेंट कोई एक पर्टिकुलर के लिए नहीं है, एनवायरनमेंट सभी के लिए है। एनवायरनमेंट में किसी एक ये नहीं है कि पशु पक्षी का एनवायरनमेंट नहीं है, उनका भी एनवायरनमेंट है। नेचर में कोई भी कंपोनेंट है, वो हर एक कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें, अगर एक ब्रॉड पिक्चर की फॉर्म में देखें, जनरलाइज फॉर्म में देखें, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि जो लार्ज नंबर ऑफ़ एरियाज़ है वहाँ पर हम इसको डील कर सकते हैं, या इसके अंदर इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसको पढ़ने के बाद, उसको समझने के बाद हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज को समझने में, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे क्या होते हैं, जो हमें संसाधन मिले हुए हैं, जो संसाधन प्राकृतिक संसाधन है, जैसे कि ऊर्जा संसाधन है, खनिज संसाधन है, या फिर हम कह सकते हैं जो आप लोगों ने एनर्जी रिसोर्सेज हैं। तो मतलब ऊर्जा, मतलब अलग अलग तरह के जो रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को हम कंजर्व करने के लिए भी इनको यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है। तो इनकी कंजर्वेशन क्या कैसे करें, इनको मैनेजमेंट कैसे करें, इनकी इकोलॉजी है, बायोडाइवर्सिटी है, उनको जो भी हमारी इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी है वो भी हमें इसको कंजर्व करने के लिए भी हम इसको यूटिलाइज़ करते हैं। एनवायरनमेंट पोल्यूशन कंट्रोल के अंदर अभी मैं बता रही थी आपको, सॉलिड वेस्ट है, या फिर एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, या जो भी हमारा अर्बन वेस्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। सोशल इश्यूज़ जितने भी रिलेटेड टू एनवायरनमेंट है, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग है, अर्थ की जो क्या कहते हैं चेंजेस आ रहे हैं उसमें, अर्थक्वेक है, या जो भी डिज़ास्टर्स आ रही हैं, या जो भी अदर सोशल प्रॉब्लम आ रही है। सोशल प्रॉब्लम में क्या, एसिड रेन आ गई, जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी जो वो येलोइंग हो रही है, या जो वो उनकी जो सोशल मतलब हम कह सकते हैं कि उनके डिके हो रहा है, तो उस डिग्रेडेशन को रोकने के लिए भी हम यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है। उस तरीके से उनका कंट्रोल है, पोल्यूशन कंट्रोल। फिर जितने भी अदर हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि घर बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ बना रहे हैं, उन सबको हम इसी से डील कर रहे हैं। फिर है ह्यूमन पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट। तो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको पढ़ेंगे समझेंगे, ह्यूमन पॉपुलेशन का क्या क्या इफ़ेक्ट होता है एनवायरनमेंट के ऊपर, कितना इम्पेक्ट हो रहा है, क्या मोटेलिटी रेट है, क्या नेटेलिटी रेट है, सब इसके अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि उसका एनवायरनमेंट पे क्या क्या इफेक्ट है। और बेसिकली डायरेक्ट इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट पे। जितने ज़्यादा ह्यूमन बींग्स होंगे उतने ज़्यादा पोल्यूशन करेंगे, उतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज होगा, उतना ज़्यादा हमारी एनवायरनमेंट जो है वो अनसेफ होगा, क्योंकि हम उतनी ज़्यादा सॉलिड वेस्ट डेवलप करेंगे, उतना ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, लोगों को ज़्यादा व्हीकल चाहिए, ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करेंगे हम। फिर नेचुरल रिसोर्सेज जो है कंजर्वेशन के अंदर क्या क्या पार्टिसिपेट आएगा। देखो नेचुरल में पहले तो आपका फॉरेस्ट आ गया। नेचुरल मैंने बताया था कि नहीं, हमें प्राकृतिक संसाधन नेचर से मिल रहे हैं, तो उनमें बेसिकली क्या है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज विच कंट्रीब्यूट टूवर्ड द मेंटेनिंग ऑफ द बैलेंस ऑफ एनवायरनमेंट। मैनेजिंग करना, उनको कैसे उनको मेंटेन करना, उनको कैसे मैनेजमेंट करना, उनके अंदर जो वाइल्ड लाइफ है उनको कैसे हम बचा सकते हैं प्रकृति, क्योंकि वो उनसे हमें क्या मिलते हैं, अलग अलग तरह के रिसोर्सेज मिलते हैं, गम्स मिलते हैं, रेजिन्स मिलते हैं, मेडिसिन मिलती हैं, या हमें एनवायरनमेंट को बैलेंस करने से बहुत सारे अदर फूड पार्टिकल्स मिल रहे हैं, टिम्बर मिल रहा है, या हमें अलग अलग तरह की ऑक्सीजन मतलब आर्टिकल्स मिल रहे हैं। उसके अलावा भी हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो एनवायरमेंटली भी हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें पेड़ों से मिलती हैं। ऑक्सीजन के अलावा वो हमारा क्लाइमेट चेंज करते हैं, बैलेंस करते हैं एनवायरनमेंट को, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है इकोसिस्टम स्ट्रक्चर। इकोसिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, उसकी स्टडी करने से मतलब स्कोप है ये हमारा बेटा। इकोसिस्टम को हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र का क्या स्ट्रक्चर है, क्या नहीं, मतलब उसकी क्या संरचना है और क्या उसका फंक्शन है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रही हूँ, इंग्लिश में आप देख लीजिए, हिंदी में आपको मैं ये इजीली आपको ताकि समझ में आ जाए, इसीलिए ये मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो जो जो बच्चे इसको अंडरस्टैंड करेंगे समझ जाएंगे। तो क्या पारिस्थितिक तंत्र में दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक जैविक है, जैविक यानी बायोटिक को जो हम जैविक बोलते हैं हिंदी में, और अजैविक जो होते हैं वो हमारे हमारे क्या होते हैं, जिनमें जीवन नहीं है, अजैविक, वो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल है, या ह्यूमिडिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, कंडीशन है, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, ये भी डिस्कस हो जाएंगे। फिर एनवायरनमेंट पोल्यूशन कंट्रोल है। एनवायरनमेंट पोल्यूशन कैसे भी बताया था, इनको डिटेल में हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, क्या क्या तरह का पोल्यूशन है, कैसे होता है, किस कारण से होता है, उसको हम कैसे उससे हमें क्या इफ़ेक्ट होंगे, क्या कंट्रोल मेजर हो सकते हैं, उसको कैसे मैनेज
मैनेज कर सकते हैं। एनवायरनमेंट मैनेजमेंट में जो है वो हम कंसल्टेंट्स को वर्किंग करते हैं टुगेदर, तो वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट जोन है हमारा। कैसे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू, जैसे अब जब आप एनवायरनमेंट को पढ़ लोगे तो आप हर जगह पे देखते हो जो एनवायरनमेंट इश्यूज़ हैं उनमें आप क्या कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो अपनी तरीके से। मतलब आप स्टडी कर सकते हो फील्ड एरिया में। वाटर है, जैसे वाटर को आप क्या कर सकते हो, अलग अलग पैरामीटर टेस्ट कर सकते हो, सॉइल पैरामीटर टेस्ट कर सकते हो, आप वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हो, सॉलिड वेस्ट को ख़त्म करने के लिए कुछ एक्टिविटी कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ हैं जिनमें आप रिसर्च करके आप देख सकते हो कि किस तरीके से हम काबू पा सकते हैं पर्यावरण प्रदूषण पर, या हम ऐसा कोई फ्यूल बनाएं जिसमें गर्म हमारा क्या कहते हैं मतलब कम प्रदूषण हो, जैसे हाइड्रोजन गैस को यूज़ करें, सीएनजी को यूज़ करें, तो वाटर से गाड़ी चलाएं। तो इस तरीके से बहुत सारे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। फिर एनवायरमेंटल जर्नलिज्म। जर्नलिज्म का मतलब समझते हो ना आप, जर्नलिज्म क्या होता है, पत्रकारिता। तो एनवायरमेंटल पत्रकारिता में देखो पर्यावरण के ऊपर बहुत कुछ आता है, बहुत सी मैगजीन्स आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें रोज़ कोई ना कोई नया मुद्दा इकट्ठा करके उसके ऊपर कुछ लिखा जाता है, जैसे कि पेड़ों की कटाई है, या फिर जैसे जीव जंतुओं का पलायन है। जितने भी आजकल माइग्रेटरी बर्ड्स आए हुए हैं, क्योंकि साइबेरिया से ठंड है तो ठंड में तो माइग्रेटरी बर्ड्स आएंगे, उनका जैसे संरक्षण करें कि आते तो बहुत ज़्यादा है पर जाते बहुत कम है, क्यों लोग उनको मार देते हैं, खा लेते हैं, पाउचिंग होती है, इलीगल किलिंग होती है उनकी। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से मतलब हमें जर्नलिज्म की ज़रूरत पड़ती है। जर्नलिज्म उन चीज़ों को नोटिस करता है, पिक्चर में लेकर आता है, ताकि हम उनको कंट्रोल करके हम उनसे बचा सकें। फिर इंडस्ट्री की बहुत बड़ी रोल है, क्योंकि इंडस्ट्री में सारा जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आएगा, इंडस्ट्री से आएगा ना। इंडस्ट्री में सारा नेचर से आएगा। नेचर क्या है हमारा, पर्यावरण क्या है हमारा, उसको हम जानेंगे तभी तो हम बचा पाएंगे ना अपनी इंडस्ट्री को। तो बेसिकली जितने भी एनवायरनमेंट साइंटिस्ट हैं वो वर्क कर रहे हैं इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के अंदर, बैलेंस के अंदर, मानी उसका बिल्कुल बराबर सा रहे, बैलेंस बना रहे, कंजर्वेशन हो जाए बायोडाइवर्सिटी की, प्रिजर्व हो जाए नेचुरल रिसोर्सेज को, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को रोका जा सके, और मिनिमाइज़ कर सकें हम जितनी ज़्यादा डिग्रेडेशन हो रही है उसको रोक सकें, ताकि जितना ज़्यादा बदलाव हम करेंगे उतना ही हमारे आगे आने वाली जनरेशन्स को भी फ़ायदा होगा। तो नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक अवेयरनेस क्या होती है बेटा, पब्लिक हमारी क्या है उसको अगर पता लगेगा, जैसे हमारी 131 करोड़ की जनता है, अगर इन जनता को अगर समझ आ जाए कि पर्यावरण बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम अपने आप क्या कर लेंगे, हमारा एनवायरनमेंट जो है वो कंजर्व हो जाएगा, ठीक है, और हम पर्यावरण को कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो एनवायरनमेंट पोल्यूशन जो है उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो बेसिकली एनवायरनमेंट पोल्यूशन अफेक्ट कर रहा है प्लांट्स को, एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को, सॉइल्स को, मिनरल्स को, फ्यूल्स को, इन सब की, क्लाइमेट चेंज को। तो अगर हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर लें, अगर ये प्रॉब्लम्स हमारी तभी कंट्रोल हो जाएंगी जब हम इनके लिए अवेयरनेस हो जाएगी। तो पोल्यूशन कंट्रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोर एवर द पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग विद द, पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आप सभी को मैंने बताया था कि अगर हम जितने ज़्यादा हमारे नंबर होगा, जितनी ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन होगी, उतना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे, उतनी ही पेड़ चाहिए, उतनी ही एनर्जी चाहिए, उतना ही हमें क्या कहते हैं कोयला चाहिए, उतना ही हमें, तो मतलब हमारी नीड्स बढ़ जाएंगी ना। पॉपुलेशन बढ़ने पर हमारी नीड्स बढ़ गई, नीड बढ़ेगी तो उतना प्रेशर पड़ गया एनवायरनमेंट पे, उतना ज़्यादा पोल्यूशन होगा, उतनी इंडस्ट्री ज़्यादा बनेगी, खाना ज़्यादा चाहिए, एग्रीकल्चर ज़्यादा चाहिए, तो लोग पेस्टिसाइड ज़्यादा डालेंगे, उसमें फर्टिलाइज़र ज़्यादा डालेंगे। आप देखो हर चीज़ क्या, प्लास्टिक ज़्यादा होगा, मतलब हमारा वेस्ट भी तो ज़्यादा जनरेट होगा ना। फैमिली के अंदर अगर ज़्यादा मेंबर्स होंगे या ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो जितने ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ज़्यादा पोल्यूशन, उतने ज़्यादा एनवायरनमेंट प्रॉब्लम। तो मोर ऑफ द एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स आर द ग्लोबल, बिकॉज द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड जो होंगे वो बढ़ते जा रहे हैं, उनकी बढ़ने से भी क्या हो रही है, हमारी प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ रही हैं। तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रखने चाहिए हम लोगों को पब्लिक अवेयरनेस के लिए। सबसे पहले तो स्कूल्स में जाकर, या हम वहाँ पर आपने देखा होगा कि हम ट्री प्लांटेशन करते हैं ताकि बच्चों को पौधों की तरफ या नेचर की तरफ जो है वो एक बहुत बड़ा मतलब मोटिव मिले कि हमें नेचर के साथ जुड़ के रहना है, अपने जन्मदिन पर या अपने दोस्तों को गिफ्ट करना है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्कूल्स और कॉलेजेस में जो इंट्रोडक्शन की गई है वो इसीलिए किया गया ताकि बच्चों को बचपन से ही आदत हो जाए, नेचर के अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हमें पोल्यूशन नहीं करना, एनवायरनमेंट कंजर्व करना है, या हमें कोई भी अवेयरनेस हो जाएगी तो हम आगे उसको मैनेज करते रहेंगे, आगे उसको ख़राब नहीं करेंगे। द कोर्स स्प्रेड अवेयरनेस थ्रू द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। गवर्नमेंट ने भी क्या कर रखी हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक्टिविटीज़ कर रखी हैं, पब्लिक को एजुकेट
करा जा रहा है ताकि ये चीज़ें हो सके और हम डिग्रेड ना कर सकें। मास मीडिया है, मैगजीन्स है, न्यूज़पेपर है, रेडियो, इनमें आता है कि हमें जलाना नहीं है, पोल्यूशन नहीं करना। सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग या कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, मीटिंग अरेंज कर रहे हैं ताकि पब्लिक में वो मैसेज आए कि हमें एनवायरनमेंट को कंजर्व करना है। फिर इसके अलावा हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं वेरियस कॉम्पिटिशन्स हैं, जैसे आप अलग अलग तरह के कंपटीशन होंगे। अब हमारे कॉलेज में भी जैसे हमने वर्कशॉप कराई थी मास मेकिंग पे, वैसे ही बहुत सारी अलग अलग तरह की कन्वेंशनल एनर्जी पे होंगी जिसमें आप अलग अलग तरह के मॉडल्स बना सकते हो कॉम्पिटिशन्स के थ्रू या क्विज कॉम्पिटिशन्स के थ्रू या अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू भी हम एनवायरनमेंट इश्यूज़ को उठा सकते हैं। तो एनवायरनमेंट अवेयरनेस जो है वो हमारी फोक सॉन्ग्स में भी आती है, स्ट्रीट प्लेज में या डॉक्यूमेंट्रीज़ में भी हम इसको पढ़ते हैं। तो इम्पोर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है। तो ये 4-5 जो मैंने लिखी हैं, इसके अलावा भी हमारी बहुत सारी इम्पोर्टेंस है, पर कुछ में कोट करना है तो हम लिख रहे हैं इसके अंदर कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है। पहले तो सांस लेने में इंपॉर्टेंस है, जो इसमें नहीं लिखा मैंने। बिना उसके हम सांस नहीं ले सकते, जीवन नहीं जी सकते, एनवायरनमेंट पोल्यूशन में नहीं कर सकते। एनवायरनमेंट स्टडीज़ जो है दैट हेल्प्स अस टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, हमारा बैलेंस बना के रखते हैं एनवायरनमेंट का और इकोलॉजिकल का जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके थ्रू, ताकि हम अपनी जो बेसिक नेसेसिटी हैं, सांस लेना, खाना या हमारी अदर एक्टिविटीज़ हैं, उनको मेंटेन कर सकें, उनकी नॉलेज से हम ऑपरेट करके। इट गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द चेंज दैट टेक्स प्लेस ड्यू टू द एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, उसका भी हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। एंड आल्सो हेल्प्स टू गेन द वेरियस स्किल्स, जिसके थ्रू हम एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड कर सकें बेटर, एंड देन वी कैन कंट्रोल द प्रॉब्लम्स थ्रू विच द इफेक्ट ऑन द ह्यूमन पॉपुलेशन इज occurring. Environment studies also help us to give सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है बेटा, कि आज हम अपनी ज़रूरतों को उस तरीके से यूज़ करें, यूटिलाइज़ करें कि हमारी आज की ज़रूरतें तो पूरी हो जाएं, बट हमारी आने वाली जो जनरेशन है, जो हमारी पीढ़ियाँ हैं, जो उनकी भी जो ज़रूरतें होंगी, क्योंकि पानी हमें नहीं, उनको भी चाहिए, कोयला या एनर्जी उनको भी चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज उन्हें भी चाहिए। पेड़, ये नहीं कि वो पहले गए कि अभी कभी पेड़ होते थे या बांध थे या पानी था या उस नदी में कभी जल था, तो इनके सभी को चाहिए। तो एनवायरनमेंट स्टडीज़ हैं वो अचीव करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हम प्रॉब्लम को समझें, फिर हम उतना ही यूज़ करें जितनी हमारे को रिक्वायरमेंट है, और कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट में क्या हो, बैलेंस बन सके और लोगों को एजुकेट कर सके एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए। और फिर ये सब्जेक्ट की तरह भी यूज़ करते हैं आजकल लोग, इसमें मास्टर्स कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, और इसके अलावा मतलब यूजी पीजी में कर रहे हैं। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा हम इसके अंदर पीएचडी रिसर्च एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, एनवायरनमेंट पोल्यूशन को हम कम कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं मैन एंड डेवलपमेंट के अंदर, क्लीन वाटर, क्लीन एयर, क्लीन फूड, हेल्दी फूड। डिसिप्लिन्स के थ्रू, नॉलेज के थ्रू हम एनवायरनमेंट इश्यूज़ को भी हम अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह को। नॉलेज प्रोवाइड हो जाएगी तो नॉलेज से हम पॉलिसीज़ बना सकते हैं ताकि हम एनवायरनमेंट को और अच्छे से कंजर्व कर सकें, और एनवायरनमेंट लॉ के थ्रू, एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हम इनको प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। एनवायरनमेंट स्टडीज़ बायोडाइवर्सिटी कंट्रोल में, ह्यूमन पॉपुलेशन कंट्रोल में, इसमें बहुत ज़रूरी है, और डिग्रेडेशन को कम कर सकते हैं। कंसेप्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट स्टडीज़ कैन बी अप्लाइड टू द एग्रीकल्चर ऑल्सो, हम इसको एग्रीकल्चर में अप्लाई कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, प्रोडक्शन में कर सकते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल में, पोल्यूशन कंट्रोल में भी इसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। तो ये कुछ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा चैप्टर, आज का फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो गया है। कोई डाउट्स होंगे तो आपके मैं नेक्स्ट क्लास में लूँगी।